बीरप्पा की जीत से वैभवराज खुश थे। उन्होंने दूसरे दिन राज दरबार में बीरप्पा को सम्मानित किया। राज दरबार का दृश्य कुछ ऐसा था कि सामने ऊंचे राज सिंहासन पर राजा और रानी विराजमान थे। दरबारी पंडित विशंबर और सेनापति चक्रधर भी पास के सिंहासनों पर विराजमान थे। दासियां चंबल ढुला रही थी। कुछ देर मंत्रिमंडल में मंत्रणा हुई। वैभवराज और चक्रधर के बीच काफी चर्चा भी हुई। निर्णय करना था कि बीरप्पा को किस तरह सम्मानित किया जाए। राजा, मंत्रीवर, प्रतियोगिता का परिणाम दरबार को बताओ। चक्रधर, राजन, हर वर्ष की भांति हमारे राज्य के वीर बहादुरों के बीच एक रोमांचित प्रतियोगिता का इस बार भी सफल आयोजन हुआ। राजकुमारी जी के साथ हुई घटना से मैं बहुत आहत हूँ और सेनापति होने के नाते एक सैनिक की गलती की माफी मैं राजकुमारी जी से मांगता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि राज आदेशानुसार प्रतियोगिता के विजेता को सम्मानित किया जाता है। जो योद्धा 3 बार लगातार विजयी होता है उसे राज्य में तृतीय स्थान पर विराजमान होने का सौभाग्य मिलता है, अर्थात सेनापति का पद दिया जाता है। और हमारे सेना नायक वीर बहादुर योद्धा श्रीमंत बीरप्पा लगातार 3 बार इस प्रतियोगिता के विजेता हैं। तभी एक मंत्री बोलता है, क्षमा करें, लेकिन आपका न्याय तर्कसंगत नहीं लग रहा है। राज्य की सुरक्षा का जिम्मा एक कुशल हाथों में होना आवश्यक है। बीरप्पा एक बहादुर योद्धा हैं और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन सेनापति महोदय, राजकुमारी जी ने निशानेबाजी में बीरप्पा की बराबरी की है। क्या आपको नहीं लगता कि राजकुमारी जी को इसमें बराबरी का हकदार होना चाहिए? चक्रधर, महोदय, आपके विचारों का इस दरबार में स्वागत है, लेकिन महाराज के आदेशानुसार ही मैं यह घोषणा कर रहा हूँ। मैं भी मानता हूँ कि राजकुमारी जी भी बराबर की हकदार हैं। मंत्री की इस बात पर बीरप्पा मन ही मन बहुत ही गुस्सा होता है और सोचता है कि चुप रह, वरना तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन भरे दरबार में मन में गुस्सा करने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं था। तभी वैभवराज बोल पड़ते हैं, राजा, मंत्री महोदय, आपकी बात सही है, लेकिन न्याय तो करना ही है। आखिर बीरप्पा विजेता है तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। मंत्री, राजन, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। बीरप्पा की बहादुरी पर मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि यदि राजकुमारी ना गिरती तो क्या परिणाम अलग नहीं हो सकता था? राजा, जी महोदय, जो भविष्य के गर्भ में रह गया उसकी चिंता क्यों करें। जो वर्तमान हमारे सामने है हमें उसका स्वीकार और उसका स्वागत करना चाहिए। राजा की बात से बीरप्पा खुश होता है, लेकिन मन ही मन चक्रधर और मंत्री पर गुस्सा करता है। तभी दरबार में राजकुमारी चंद्रावती भी प्रवेश करती है। सभी खड़ी होकर राजकुमारी का स्वागत करते हैं। राजकुमारी, दरबार में उपस्थित सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। कहो मंत्रीवर, किस बात पर बहस चल रही है? चक्रधर, राजकुमारी जी, कल की प्रतियोगिता के विजेता को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन मंत्री महोदय कुछ अलग फरमा रहे हैं। राजकुमारी, कहो मंत्री जी, आपकी शंका क्या है? शायद मैं समाधान कर दूं। मंत्री, जी राजकुमारी, मेरा कहना है कि बीरप्पा को सेनापति का पद देना अभी उचित नहीं है। नियमानुसार आपने भी सटीक निशाना लगाया था और यदि दौड़ के बीच में आपके साथ वो घटना नहीं घटी होती तो शायद परिणाम कुछ और होता। राजकुमारी, जी मंत्री महोदय, पहली बात तो यह है कि इस दरबार में विराजमान सभी मेरे लिए आदरणीय हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, पिताश्री के सामने दरबार में बोलना भी उचित नहीं है, लेकिन यदि किसी बहस में मेरा नाम शामिल है तो मैं बोलना उचित समझती हूँ। सेना नायक बीरप्पा महोदय मेरे बड़े भाई के सम्मान है। उनकी बहादुरी पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रतियोगिता में विजय हासिल करके अपनी बहादुरी और कुशलता का अनुपम परिचय दिया है। वो सम्मान के हकदार हैं। राज दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरप्पा भी खुश हो गया, लेकिन तभी मंत्री जी फिर बोल पड़े, मंत्री, लेकिन मेरे कहने का अर्थ सिर्फ यह है कि यदि राजकुमारी और बीरप्पा के मध्य फिर से दौड़ करवाई जाए और उसके बाद विजेता को सम्मानित किया जाए तो बेहतर होगा। मंत्री जी की इस बात पर समस्त दरबार में कानाफूसी होने लगी। राजा समेत सभी मंत्री और सेनापति भी चौंक गए, लेकिन दरबारी पंडित विशंबर, जो अब तक चुप थे, वो बोल पड़े, विशंबर, मैं मंत्री महोदय की बात का समर्थन करता हूँ। बीरप्पा जी की बहादुरी की नहीं, लेकिन राजकुमारी के कौशल को देखने का एक बार फिर मैदान में सिर्फ 2 ही योद्धा हों और फिर जो विजेता हो उसको सम्मानित किया जाए।
चक्रधर, मैं मंत्री जी और पंडित जी के बात से सहमत हूँ। दरबार में एक के बाद एक हाथ खड़े होने लगे और मंत्री जी की बात का पूर्ण समर्थन मिल गया। इस बार राजा भी थोड़े डर गए कि बीरप्पा के साथ फिर से घुड़दौड़ में राजकुमारी को उतरना शायद बेवकूफ़ी है, लेकिन दरबार में इन सभी लोगों की बात को नकारना भी गलत है। तभी राजा ने चंद्रावती की ओर मुखातिब होकर पूछा, राजा, राजकुमारी चंद्रावती, आपको कुछ कहना है? राजकुमारी, जी राजन, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इस समय पहले बीरप्पा का सम्मान हो, उन्हें सेनापति बनाया जाए, तत्पश्चात ये प्रतियोगिता आप चाहे तो पुनः करवा सकते हैं। बीरप्पा, क्षमा करें राजन, मैं अपनी बात दरबार में रखना चाहता हूँ। राजा, जी सेनानायक, अवश्य बेझिझक कहिए। बीरप्पा, आदरणीय राजकुमारी जी और सभी मंत्रीगण एवं सेनापति महोदय, यदि इस प्रतियोगिता में जो हार गया उसको और जो जीतेगा उसको किस तरह का इनाम दिया जाएगा, क्या मैं बता सकता हूँ? राजा, अवश्य बताइए। राजकुमारी जी, मैं चाहता हूँ कि इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को सेनापति और हारने वाले को 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाए। यदि यह दरबार मेरी शर्त माने तो मैं पुनः इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। चक्रधर चौंक कर, क्या कह रहे हो बीरप्पा? यह संभव नहीं है। राजकुमारी, मुझे मंजूर है। राजकुमारी के इस जवाब पर पूरा दरबार आश्चर्यचकित हो गया। रानी तारामती तो डर गई और राजा की तरफ देखने लगी। सभी मंत्री एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी राजकुमारी फिर बोली, राजकुमारी, लेकिन बीरप्पा जी, मेरी एक शर्त आपको भी माननी पड़ेगी। बीरप्पा, कैसी शर्त राजकुमारी? राजकुमारी, पहले आपको सेनापति पद लेना होगा, उसके बाद यह प्रतियोगिता होगी। बीरप्पा, जी राजकुमारी जी, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। राजकुमारी, तो तय हो गया कि आगे क्या होना है, लेकिन अभी वीर योद्धा बीरप्पा का सेनापति पद के लिए तिलक किया जाए। सारा दरबार मूक बनकर देख रहा था। किसी के मुंह से कुछ भी निकल नहीं सका, जैसे सभी का रक्त जम गया हो। राजा भी अब डर गए थे, क्योंकि राजकुमारी हार गई तो उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाएगा। लेकिन राजकुमारी स्वयं भरे दरबार में जब इस तरह स्वीकार कर लेती हैं तो बाकी कोई कर भी क्या सकता है। ससम्मान बीरप्पा का तिलक किया गया और सेनापति पद पर विराजमान किया गया। दरबार में सभी आश्चर्यचकित थे, लेकिन राजकुमारी के चेहरे पर एक भी सिकन नहीं थी। रानी तारामती तो जड़ हो गई थी और चक्रधर भी शोक में थे। अगले दिन फिर मैदान में 2 घोड़े सजाए गए और निशानेबाजी के लिए भी राजध्वज को मैदान के दूसरे छोर पर लगाया गया। मुनादी करवाई गई। मैदान के चारों तरफ प्रजा भी उत्साहित होकर इस अनोखा स्पर्धा देखने आई थी। चक्रधर समेत सभी मंत्रियों के पसीने छूट रहे थे। राजा के मन में असंख्य सवाल उठ रहे थे। आखिर वो वक्त आया जब एक अहम फैसला मैदान के बीच में होना था। एक अनुभवी और पारंगत योद्धा और एक नादान 15 वर्षीय बाला, जिसको अभी शास्त्र और शस्त्र में फर्क भी नहीं पता था। रथ पर सवार महाराज और रानी आए, मंत्रीगण और विद्वान आए। प्रातः काल का समय था। सूर्य अपनी किरणें प्रखर कर रहा था। पंछियों की आवाज गूंज रही थी। प्रजा ने करतल ध्वनि से महाराज का स्वागत किया। सभी मैदान के पास एक तय स्थान पर विराजमान हुए। उधर मैदान में एक तरफ कुशल योद्धा बीरप्पा और दूसरी तरफ नव अंकुरित नादान पुष्पसी चंद्रावती, दोनों जिराह वक्तर पहने तीर धनुष लिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर थे। उधर आज वैभवराज का हृदय जोरों से धड़क रहा था। रानी साहिबा तो जैसे कोई सपना देख रही थी। बार बार महाराज का हाथ पकड़कर कहती, अब आगे क्या होगा। सभी मंत्रियों के पसीने छूट रहे थे और सबसे ज्यादा बेहाल तो चक्रधर था। दांव पर सेनापति का पद, और उससे भी बड़ी चिंता थी कि चंद्रावती के पास अब तक चक्रधर ने ही उसे सब कुछ सिखाया था। सेनापति का पद पर अब बीरप्पा थे, लेकिन इस प्रतियोगिता के पूरा होने तक औपचारिक भर चक्रधर के पास ही था। इसलिए इस स्पर्धा की सारी जिम्मेदारी भी चक्रधर की थी। चक्रधर ने मैदान के चारों तरफ विश्वासी सैनिकों का जाल सा बिछा दिया ताकि बीरप्पा कोई चालाकी ना कर सके। इस तरह का बंदोबस्त देखकर बीरप्पा भी आश्चर्यचकित था। बीरप्पा था तो कुशल योद्धा, लेकिन वह कपटी भी था, घमंडी था और लालच से भरा हुआ था। पद को पाने की होड़ में उसने एक राजकुमारी की साख को भी दांव पर लगा दिया, ताकि रानी तारामती ने वैभवराज का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, सुनिए तारामती, सुनिए, आप राजकुमारी को समझाइए, वो आपकी बात मानेगी। राजा, क्या समझाओ रानी साहिबा? तारामती, वो नादान है, उसमें जोश है, जोश में होश खोकर उसने ये फैसला लिया है। यह कतई हमारे लिए उचित नहीं है। राजा, रानी साहिबा, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि राजकुमारी मेरा गौरव है, मेरा स्वाभिमान है।
रानी, महाराज मुझे पता है, लेकिन बीरप्पा एक कुशल योद्धा है। आप समझते क्यों नहीं? राजा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। राजकुमारी ने पूरे दरबार के सामने यह चुनौती स्वीकार की है और हम क्षत्रिय कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं। अब जो भी होगा देखा जाएगा। रानी, लेकिन यदि राजकुमारी हार गई तो एक वर्ष हम कैसे रहेंगे? राजा, महारानी आप तनिक सोचना बंद करें। मुझे आपसे ज़्यादा चिंता है, लेकिन मुझे यकीन है कि राजकुमारी चंद्रावती कभी भी हम पर या हमारे राज्य पर कोई आंच नहीं आने देगी। हम सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी पुत्री जन्मी है जो इस वय में भी मैदान में कमर कसकर खड़ी है। बहवराज के स्वाभिमान के आगे तारामती की नहीं चली और राजकुमारी भी तो पीछे हटना नहीं चाहती थी। मैदान में बिगुल बजने से पहले चंद्रावती बीरप्पा के पास गई और बोली, राजकुमारी महोदय, आप मेरे लिए और राज्य के लिए अब तक गौरव थे, लेकिन 2 दिन पहले स्पर्धा के दौरान आपकी नीच हरकत ने इस राज्य के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। आपको छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए था। आप में हिम्मत है तो खुले मैदान में चुनौती दीजिए। हार और जीत मायने नहीं रखती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि मैं आपसे हार जाऊं, लेकिन मैं मेरा काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। बीरप्पा चौंक कर, जी राजकुमारी जी, आप क्या कह रही हो? मैंने कब छल किया? राजकुमारी, बीरप्पा के कान के पास जाकर, आपने जिस सैनिक को हमारा घोड़ा गिराने का काम दिया वो अब मेरी कैद में है। आप क्या समझते हैं मैं बच्ची हूँ? इतना तो मुझे भी आता है महोदय। बीरप्पा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, सर से आसमान की छत गायब हो गई। हृदय गति अत्यंत तीव्र हो गई। खुली हवा में भी बीरप्पा के पसीने छूटने लगे, पूरा शरीर कांपने लगा। बीरप्पा, राजकुमारी जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, या तो वो सैनिक झूठ बोल रहा होगा आपसे इनाम पाने के लालच में। मैं कभी इस राज्य का अहित नहीं कर सकता। राजकुमारी, बीरप्पा जी अब सफाई देना बंद करें। आपके कांपते शरीर और माथे से टपकते पसीने ने बिना सब कुछ कहे सब कुछ बयान कर दिया है। अब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। बीरप्पा की जवान तालू से चिपक गई थी, कुछ बोलने के लिए ही नहीं था उसके पास। दरअसल राजकुमारी को उसी दिन शक हो गया था जब वो मैदान में गिरी थी। राजकुमारी ने उस सैनिक को अकेले में बुलाया और पूछा। डर के मारे सैनिक ने सब कुछ बता दिया। तब राजकुमारी ने ये योजना बनाई और जानबूझकर स्पर्धा को दोबारा करवाया ताकि बीरप्पा को उचित सबक दे सके, और वो भी बिना किसी को हकीकत बताए। बीरप्पा अब लक्ष्य से विचलित हो गया था। यही राजकुमारी की योजना थी। छल की पोल बीच मैदान में खुलने से बीरप्पा भयभीत हो गया था। अब वो अपने लक्ष्य के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि यह सोच रहा था कि आगे क्या होगा। बिगुल बचा और दोनों योद्धाओं ने प्रत्यंचा चढ़ाई। सामने राजध्वज था। राजकुमारी का ध्यान लक्ष्य पर था, लेकिन बीरप्पा के मस्तिष्क में कभी वो सैनिक था तो कभी राजकुमारी और कभी राज्य का दंड विधान। इस विचार से विचलित और भयभीत बीरप्पा ने जैसे ही प्रत्यंचा छोड़ी, तीर अपने लक्ष्य से 4 योजन दूर मिट्टी में जाकर इस तरह गड़ा जैसे हाथी के ऊपर सवारी कर रहा बीरप्पा धड़ाम से गिर गया हो और हड्डी की तरह अब बीरप्पा का भविष्य टूट गया। दूसरी तरफ चंद्रावती का तीर सटीक निशाने पर लगा और प्रजा ने करतल ध्वनि की। उधर राजा और रानी भी खड़े होकर कलतोड़ ध्वनि कर रहे थे। चक्रधर और बिशंबर तो जैसे नाचने ही लगे। अपनी हार से ज्यादा सजा से भयभीत बीरप्पा बिना स्पर्धा पूरी किए ही मैदान से भागने लगा, लेकिन अनुभवी चक्रधर के सैनिक जाल को भेद नहीं सका और पकड़ा गया। बिना बताए ही अब समस्त प्रजा और राज दरबार के सभी लोग समझ गए थे कि आखिर उस दिन स्पर्धा में राजकुमारी के साथ क्या हुआ था।